कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त एंड स्वस्थ होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एमईपी पढ़ा था। हमने बहुत डिटेल में एमईपी कवर कर चुके हैं। आज उसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। दो इम्पैक्ट्स है उसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों साइड देखेंगे, दोनों पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह उसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो फटाक से करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एमईपी। व्हाट इज एमईपी? एक बार बोल दो। मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1835 में आई थी। ठीक है, तो मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस करी थी बच्चों? 1835। किसने इंट्रोड्यूस करी थी? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। टीबी याद है? टीबी से मैंने याद करवाया था। टी फॉर थॉमस, बी फॉर बेबिंगटन। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो बहुत सारी मतलब डिफरेंट जगहों पे उन्होंने इम्पैक्ट डाला। जैसे कि आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी में बहुत चेंजेस आई हैं। एजुकेशन आप देखोगे कि वेस्टर्न एजुकेशन आई है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। फिर लैंग्वेजेस, जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस थी, जो भारतीय लैंग्वेज थी, उसको हटाकर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा। कल्चर डायनामिक्स, कल्चर में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। क्यों? क्योंकि जब वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न करिकुलम बच्चों हम ले आते हैं तो जनरल सी बात है ना कि वेस्टर्न वैल्यूज़ भी तो साथ में आएंगे। तो हमारे जो इंडिजिनस वैल्यू है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? ख़त्म हो रहा था। वो सारे इम्पैक्ट हम देखेंगे कि किस तरह एमईपी ने ये सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। तो बच्चों, अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट हमारे दो तरीके के हैं। कौन कौन से? वन इज़ पॉजिटिव, दी अनदर वन इज़ नेगेटिव साइड। तो हाँ, वो कहते हैं ना कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हम दोनों साइड से इस पॉलिसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स है। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट। इसमें 6 पॉइंट्स और उसमें 7 पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे ही है बच्चों। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में। पहला क्या है? स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन देखेंगे। ठीक है, किस तरह मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड हुआ है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। हमने लास्ट क्लास में बार बार मैंने ये रिपीट करा है कि दो चीज़ें रट लो, एक है वेस्टर्न करिकुलम और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हम वेस्टर्न डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट देखेंगे। इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, कल्चरल एक्सचेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन, लीगेसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये हो गए बच्चों सारे के सारे आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे? मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। किस तरह इंडियन लैंग्वेजेस आपकी हटती चली गई। अंडरमाइनिंग ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, सोशल हायरार्कीज एंड एक्सक्लूजन, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, लिमिटेड स्कोप ऑफ करिकुलम, colonial control and dependency, and the last is resistance and cultural backlash। तो बच्चों, ये तो हमने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स आप जब भी याद करो ना बच्चों, तो इसी तरह आप सारे पॉइंट्स लिख लिया करो और इसको दिन में 1 से 2 बार देख लोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अंदर का जो हम पढ़ने वाले ये आप अपने एक बार समझ लोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। तो मेजर आपको जो याद करना है इम्पैक्ट्स में, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो हेडर्स है। अब हम धीरे धीरे इसके डिटेल में जाते हैं। अब हम डिटेल पढ़ते हैं बच्चों हर एक पॉइंट का। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट से। तो इस पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, वो बुक पे नहीं लिखा हुआ है। एक आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं ना बच्चों, तो आईपीसी इन्होंने लेकर आया। जो बेहतरीन चीज़ वो लेकर आए थे, इंडियन पेनल कोड जब वो लेकर आए, इससे पहले क्या होता था कि किसी को दंड दिया जाता था ना, तो ब्राह्मण के लिए अलग दंड होता था, जो शूद्रास है या लोअर क्लास वाले लोग हैं उनके लिए दंड अलग होता था, पनिशमेंट अलग होती थी। ठीक है, तो ये दोनों में पनिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था। ये सारी चीज़ों को अलग किया किसने? आईपीसी ने। ठीक है, आपने एक देखा होगा ना कि एक तराजू सा होता है, आंखों में पट्टी बांधी होती है। वो तराजू क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है कि मैं सबको एक समान देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, ऐसा नहीं है। जिसने अपराध किया उसको वैसा दंड मिलना चाहिए, वही उसका मोटो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों मैकॉले जो लेकर आए थे, दैट इज़ आईपीसी। वो हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी देन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो आपके बुक में गिवन है। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, नंबर 1 पॉइंट इज व्हाट? स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। MEP led to the spread of modern education across India. The policy led to the establishment of what?
मॉडर्न एजुकेशन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बढ़ेंगे तो मॉडर्न एजुकेशन बढ़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल एंड कॉलेजेस बढ़ाओ, उसमें क्या करो, स्कूल एंड कॉलेजेस में जो करिकुलम होगा वो कौन सा करिकुलम डालो, वेस्टर्न करिकुलम डालो। वेस्टर्न करिकुलर में क्या क्या लेकर आओ, मैथमेटिक्स लेकर आओ, साइंस, हिस्ट्री और लिटरेचर लेकर आओ। अब हिस्ट्री और लिटरेचर किसकी लेकर आओ, यूरोपियन वाली। This modern education system aimed to equip Indians with the skills and knowledge that were relevant to the contemporary administrative, professional and economic needs. तो ये मॉडर्न एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन बेसिकली करता क्या है, इंडियंस के अंदर वो स्किल्स और नॉलेज क्रिएट करता है, वो स्किल्स एंड नॉलेज इम्पार्ट करता है ताकि वो रेलिवेंट हो किसके लिए, कि उनको आसानी से जॉब मिल सके, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ सके, प्रोफेशनल्स में घुस सके और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती है वहाँ वो एंटर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। MEP promoted English as a medium of instruction in schools and colleges। तो बच्चों जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते थे ना, उसका जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन, प्राइमरी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज़ किया जाता था, क्या यूज़ किया जाता था, इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, दिस डिसीजन हैज़ सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स। अब पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या आए, जब इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ा तो इसके भी तो कुछ आउटकम्स होंगे ना। अच्छी चीज़ें क्या हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, English became the language of administration, facilitating communication between Indians and British colonial rulers। तो बेसिकली क्या है, जब इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन सीख लेंगे तो जो कम्युनिकेशन गैप है ब्रिटिश का और इंडियंस के बीच में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपस में जो कम्युनिकेशन है वो आसानी से कर पाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं उसमें इंडियंस आराम से असिस्ट भी कर पाएंगे। इट स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस एंड रिड्यूस्ड लिंग्विस्टिक बैरियर। जो भी लिंग्विस्टिक बैरियर था, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर था, भाषा से रिलेटेड जो एक रुकावट थी, वो सारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। इंग्लिश प्रोवाइडेड एक्सेस टू अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ ग्लोबल नॉलेज, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड लिटरेचर। अब देखो, जब इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ेगी तो जनरल सी बात है ना कि ग्लोबल की नॉलेज को भी, पूरे ग्लोब की नॉलेज, वर्ल्ड वाइड नॉलेज को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ग्लोबल नॉलेज, साइंटिफिक एडवांसमेंट और उनके लिटरेचर भी पढ़ पाओगे। इट कनेक्टेड इंडियंस टू इंटरनेशनल अकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस। तो बेसिकली क्या है, जब आपको इंग्लिश आती है तो जनरल सी बात है कि आप इंटरनेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, उनके एकेडमिक्स में आप एंटर कर पाओगे। ठीक है, वो नॉलेज आप एक्सेस कर पाओगे अगर आपको उनकी भाषा आती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेगी ना, कि अगर आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी, अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आपके और भी रास्ते हायर एजुकेशन की तरफ खुल जाते हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ओपन डोर्स टू हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल करियर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। देखो, भारत के बाहर तो अंग्रेज़ी ही चल रही है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीख लोगे तो आप क्या करोगे, हायर एजुकेशन एकेडमिक्स में एंटर कर पाओगे जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपको एम्प्लॉयमेंट के चॉइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में तो बढ़ेंगे, बाहर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव पॉइंट। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ेगा तो फटाफट 3 पॉइंट हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, ग्लोबल नॉलेज को हम एक्सेस कर पाएंगे, और क्या, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इलीट। इलीट का मतलब क्या होता है, टॉप नॉच। ठीक है, द पॉलिसी एम्ड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस एजुकेटेड इन इंग्लिश एंड फेमिलियर विथ वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। तो पॉलिसी का एम क्या था कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडियंस बनाया जाए जो कि इंग्लिश में एजुकेट करो और उनके जो वैल्यूज़ हैं और आइडियाज़ है वो कौन से डालो उसके अंदर, वेस्टर्न के। दिस वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन वेरियस स्पीयर्स। तो ये जो एलीट थे बच्चों, इन्होंने बहुत सारे जगह पे, मतलब
वेस्टर्न एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न एजुकेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कौन कौन से स्पीयर्स में हम देखते हैं। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पे। मैनी एजुकेटेड इंडियंस सर्व्ड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पॉपुलेशन। अब ये देखो, ये है ब्रिटिश, ठीक है, ये है लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, इनके बीच का जो है मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, जो इंडियंस एजुकेटेड है, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप। होल्डिंग पोजीशंस इन सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी एंड ब्यूरोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट की जो पोजीशंस थी, जो कि सिविल सर्विसेज होगी, गवर्नमेंट पोजीशन है बहुत हाई लेवल की, जुडिशियरी में एंटर मिल जाता है, ब्यूरोक्रेसी में एंट्री मिल जाती है, तो ये तभी मिल सकती है जब वेस्टर्न एजुकेशन उनको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म की जब हम बच्चों बात करते हैं, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म कौन सा फॉर्म, रिफॉर्म, मतलब कुछ कुछ सोशल प्रैक्टिसेस जो हमारे यहाँ थी जो सही नहीं थी, उनको उन्होंने सही किया। जैसे कि एबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ सती। सती का मतलब क्या होता है कि जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, दैट मीन्स विडो हो जाती है, तो वो अपने आप को क्या करती हैं, जला लेती हैं, ठीक है। तो वो प्रथा इन्होंने ख़त्म करी। फिर जो चाइल्ड मैरिज हमारे इंडिया में चल रहा था, उनको ख़त्म किया। एंड इन्होंने क्या प्रमोट किया, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, कि दोनों इक्वल हैं, और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जो सोशल रिफॉर्म्स ये लेकर आए, ये तो बहुत ही पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेकर आए। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म। सम मेंबर्स ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट बिकेम प्रोमिनेंट लीडर्स इन द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी, बट वो किसके लिए मतलब सपोर्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट कर रहे थे। वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो डिमांड कर रहे थे कि सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, मतलब क्या, इंडिपेंडेंसी चाहिए हमें ब्रिटिश रूल से, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट को। एक था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, दूसरा हमने देखा सोशल रिफॉर्म विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, नेशनलिज्म, जो नेशनैलिटी को सपोर्ट करते थे, मतलब फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, देखते हैं ज़रा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। इंग्लिश एजुकेशन इक्विप्ड इंडियंस विद स्किल्स नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इंग्लिश एजुकेशन क्या, हमने लास्ट क्लास में भी फीचर्स में पढ़ा था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा एम्फसाइज करता है। वही ये कह रहा है कि जो इंडियंस है ना, उनको इक्विप करो किससे, स्किल्स दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाए। इट एनेबल देम टू एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। जब उनको मतलब इंग्लिश हम वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री ले पाएंगे। बिजनेस वेंचर्स एंड प्रोफेशनल्स दैट रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो ऐसी जगह पे वो एंट्री कर पाएंगे जहाँ जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस वेंचर्स एंड और भी जहाँ प्रोफेशंस में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इंटीग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्सपोजर टू द ग्लोबल मार्केट। तो ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो, इससे क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी, और एक्सपोजर मिलेगा कहाँ का, ग्लोबल मार्केट का, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, कल्चरल एक्सचेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन। इंग्लिश एजुकेशन फैसिलिटेटेड अ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न आइडियाज। अब देखो कल्चर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, किसके बीच में हो रहा है, इंडियंस के बीच में और वेस्टर्न के बीच में। क्या एक्सचेंज हो रहा है, आइडियाज़, लिटरेचर और फिलॉसफी। इट लेड टू सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसाइज, इंटीग्रेट कर रहे हैं क्या, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज विथ मॉडर्न वेस्टर्न कंसेप्ट्स, एनरिचिंग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंडियन को वेस्टर्न के साथ कंबाइन करके जो आज के समय में जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
Legacy of educational institutions. The MEP laid the foundation for educational institutions that continue to be prestigious centers of learning in India. अगर हम MEP की बात करते हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसकी नींव रखने वाला, मतलब उसकी जो बेस है, वो बेस कहाँ से आया है, दैट इज MEP. Institutions such as universities and colleges established during this period have played a pivotal role in producing generations of leaders. तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. इन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे लीडर्स क्रिएट करे हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है. आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे बच्चे, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर से समझाऊँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ. अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये था बच्चों आपके सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमने ख़त्म कर लिए. अब हम जो करने जा रहे हैं, विल स्टार्ट विद द नेगेटिव पॉइंट्स. तो हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे कि MEP सिर्फ ख़राब चीज़ें ही नहीं लेकर आई है कि वेस्टर्न 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 वेस्टर्न, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी उसने करी है. अब कुछ उसका जो दूसरा साइड है वो हम देख लेते हैं. नेगेटिव इम्पैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो नंबर 1 इज़ मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना, मतलब वो बेकार है उसे ऐसा कह देना. मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अ मेजर क्रिटिसिज्म. इस पॉलिसी का मेजर क्रिटिसिज्म क्या था कि जो इंडियन लैंग्वेज है उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया एजुकेशन सिस्टम में. द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेड टू अ डिक्लाइन इन द प्रेस्टिजियस एंड यूज ऑफ इंडियन इंडिजिनस लैंग्वेजेस. तो बेसिकली क्या हुआ, इंग्लिश को प्राइमरी रोल प्ले करना हो गया. जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन था मोड का, वो क्या हो गया, इंग्लिश हो गया. अब जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस थी वो बच्चों क्या हो गई, वो तो ख़त्म हो गई ना. दिस हैड सेवरल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. अब बेसिकली कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इसकी वजह से? लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. वही तो चाहते थे कि कल्चरल आइडेंटिटी इनकी ख़त्म हो जाए. लोकल लैंग्वेजेस आर करियर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी. जो हम लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं, इसमें सिर्फ ये भाषा ही नहीं है, हम इसमें बहुत सारा अपना कल्चर को कैरी करते हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है उससे. ठीक है. देयर मार्जिनलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ सेंस ऑफ कल्चरल एलाइनेशन एंड इरोजन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, हमारे यहाँ पे तरह तरह की भाषाएं बोली जाती थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई. वो इतनी सारी जो भाषाएं हमारे यहाँ यूज़ होती थी, अब सिर्फ एक ही मीडियम चल रहा है, दैट इज़ इंग्लिश मीडियम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन. Many Indians, especially from the rural areas and lower socio-economic backgrounds, faced barriers in accessing education due to language constraint. अब देखो, हमने पढ़ा था कि सोसाइटी में डिफरेंसेस आ गए थे. ठीक है. सोशल डिफरेंसेस हमने देख लिए थे कि हम देख रहे थे एक सेक्शन पढ़ पा रहा है, दूसरा सेक्शन नहीं पढ़ पा रहा. दैट मीन्स क्या, जो रूरल एरियाज़ के लोग थे या जो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के थे, मतलब जिनका जो इकोनॉमिकली और सोशली वीक लोग थे और जो रूरल एरियाज़ में रह रहे थे, इनको इंग्लिश मीडियम तो नहीं मिल पा रहा था. ठीक है. इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मिल पा रही थी. अब इनको क्या हो गया, अब इन्होंने बैरियर्स फेस करना शुरू किया. कहाँ पर? लैंग्वेज कॉन्स्टेंट की वजह से वो एजुकेशन को ले नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश क्रिएटेड डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. तो डेफिनेटली एक ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है, एक ग्रुप को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी तो फ़र्क आएगा ना. वही बात कर रहे हैं कि उनको लिमिटेड टू एक्सेस टू द एजुकेशन. सॉरी. नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पहले पॉइंट में हमने बच्चों क्या देखा, मार्जिनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मार्जिनलाइजेशन में हमने 2 पॉइंट कवर करे. पहला पॉइंट क्या था, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, और दूसरा क्या देखा हमने, लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन. जब बच्चों आप ये पॉइंट पढ़ोगे ना, तो आप एक काम करना, ये जैसे एक मेजर पॉइंट लिखा है ना, आप इसके साथ ये 2 पॉइंट लिख लो, लॉस ऑफ
कल्चरल आइडेंटिटी। और दूसरा पॉइंट आप नीचे लिख लो, लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन। तो बच्चों जब भी आपको सब पॉइंट्स देखने को मिलेंगे ना, आप क्या करोगे, एक जो मेजर पॉइंट है उसके अंदर बस एरो बनाकर आप ये 2 पॉइंट्स लिख लो। तो जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ये मेजर पॉइंट है, उसके अंदर ये 2 पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, मैं साथ साथ में बताती भी चलूंगी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2 की जब हम बच्चों बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, अंडरमाइनिंग ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। व्हाट इज इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, हमारा जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है उसकी बात हम कर रहे हैं। द फोकस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन अंडर मैकॉलेज पॉलिसी मार्जिनलाइज्ड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। तो हमारे जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग थी उसको क्या किया जा रहा था, इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। सब्जेक्ट्स एंड नॉलेज रूटेड इन इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन सच एज आयुर्वेदा, जो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स थे, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो इंडियन नॉलेज है, जैसे कि आयुर्वेदा की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन है। संस्कृत लिटरेचर हमारे पास बहुत है, रिसीव लेस अटेंशन इन द करिकुलम। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट्स थे, जो हमारे पास इंडिजिनस नॉलेज थी, तो वो सारी चीज़ें ये लोग इग्नोर कर रहे थे। जैसे कि आयुर्वेदा हो गया या फिर लिटरेचर हो गई, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें थे जिनको ये बढ़ावा नहीं दे रहे थे। दिस अंडरमाइंड द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज अक्रॉस जनरेशंस। तो जब ये सारी चीज़ों को बढ़ावा ही नहीं दोगे तो ये आगे ट्रांसमिट कैसी होगी। इसीलिए NEP 2020 में बच्चों एम्फसाइज किया गया कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट लॉन्च करेंगे, ताकि जो बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना रिच कल्चर एंड हेरिटेज है। इसीलिए हर एक बच्चा जब वो कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ेगा तो सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि हमारा एंशिएंट कल्चर कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, social hierarchies and exclusion. The adoption of English education created new social hierarchies based on educational attainment and proficiency in English. तो जब एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो सोशल हायरार्कीज थी बच्चों, वो किस बेसिस में होगी, जिनके पास अच्छी एजुकेशन होगी और जो इंग्लिश में बहुत बेहतरीन होंगे, मतलब प्रोफिशिएंट होंगे। द वेस्टर्न एजुकेटेड elite often from the upper caste backgrounds gained social privilege and access to opportunities denied to those lacking English education. तो हमने देखा ना कि जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर बैकग्राउंड के थे, उनको सोशली प्रिविलेज मिला हुआ था और वो एक्सेस कर पा रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ को। क्यों? क्योंकि उनके पास वेस्टर्न एजुकेशन थी, उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेस था। This reinforced existing socio-economic disparities and created inequalities in इंडियन सोसाइटी। अब इन्होंने क्या करा, देखो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यही तो थी। अब इन्होंने क्या करा, एक क्लास को बढ़ा दिया, एक क्लास तो आगे आगे बढ़ रही है, दूसरी क्लास उतनी ही लोअर चल रही है। अब क्या हो गया, दोनों में डिवीजन आ गए। यही बात कर रहे हैं कि दोनों में ही इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो गई। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। सर मत हिलाते रहना सिर्फ कि हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स। द एम्फेसिस ऑन इंग्लिश एजुकेशन एंड मॉडर्न प्रोफेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स एंड ऑक्यूपेशंस। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन बढ़ा तो क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स थे और ट्रेडिशनल जो हमारी ऑक्यूपेशंस थी वो सारी शिफ्ट करने लगी है वेस्टर्न की तरफ। कम्युनिटी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारा मेजर ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। क्राफ्ट्स, आपने बहुत सारे क्राफ्ट्स देखे होंगे ना, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, सिल्क वीविंग देखी होगी आपने। एंड लोकल ट्रेड्स ऑफन फेस्ड इकोनॉमिक चैलेंजेस एज यंगर जनरेशन परस्यूड एजुकेशन एंड करियर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडल्स। तो हमने क्या देखा कि इंग्लिश को ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था या ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन थे वो क्या हो रहे थे, वो ट्रांजिशन हो रहा था उसमें वेस्टर्न की तरफ। ठीक है,
तो अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन उनको ज़्यादा मिल रही है, तो उनकी सोच क्या है उसी तरह से डेवलप हो रही है। वो पुराने जो हमारे ट्रेडिशन है वो काम नहीं कर रहे, तो पुराना ट्रेडिशन हमारा जो काम है वो पीछे चलता जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, लिमिटेड स्कोप ऑफ करिकुलम। द करिकुलम अंडर MEP वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन वेस्टर्न साइंस। तो अगर करिकुलम की बात करते हैं, हमारे स्कूल में भी तो बच्चों करिकुलम होता है ना, तो उसी तरह उस समय का करिकुलम क्या था, वेस्टर्न साइंसेस पढ़ाई जाती थी, लिटरेचर and administrative subjects. While it provided valuable knowledge, it often neglected holistic and interdisciplinary learning that integrates local context, cultural perspective and indigenous wisdom. तो बात क्या हो रही है कि वेस्टर्न साइंस लिटरेचर और उनके सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जा रहे थे, बट जो हमारी वैल्यूएबल नॉलेज थी, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। जैसे कि हमारे जो लोकल टेक्स्ट थे ना, ये सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे थे। कल्चरल चीज़ें होगी, हमारे जो इंडिजिनस विजडम है, ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था। दिस लिमिटेड स्कोप हिंडर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज डाइवर्स हिस्ट्री। ये जो स्कोप इतना लिमिटेड हो गया, इस वजह से क्या हो गया, जो हमारा डाइवर्स कल्चर है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इनका स्कोप क्या हो गया बच्चों, बहुत ही लिमिटेड हो गया, ये आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, colonial control and dependency. MEP was part of broader strategy to maintain colonial control over India. ठीक है, by shaping education to serve British interests and ideologies, the policy reinforced colonial dependency and created a system where benefit of education accrued primarily to the colonial rulers and their collaborators. तो basically देखो, इनका काम क्या था, ये हमारे अच्छे के लिए तो नहीं कर रहे थे, बेसिकली इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, इनको सस्ते में सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए ये टॉप नॉच रेडी कर रहे थे। तो इनका एक जो फंडा था रूल करने का, उनको पता था कि अगर हम एजुकेशन इस तरह से दे देंगे तो बंदों का जो दिमाग है, जो इंटेलेक्चुअल है, मॉरल वैल्यूज़ है, वो सारे कैसे हो जाएंगे, वेस्टर्न तरीके से हो जाएंगी, और हम इजीली इन पे रूल कर पाएंगे। हमने जब मैकॉले का मिनट पढ़ा था, हमने वहाँ पर भी देखा था कि उन्होंने कहा था जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारा कल्चर है, हमारी डाइवर्सिटी जो है कल्चरल, वो उसको तोड़ दो। जब वो टूट जाएगी ना, तो हम आसानी से वहाँ पे रूल कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू रूल इन दैट कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस एंड कल्चरल बैकलैश। द इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। मतलब क्या, इंग्लिश एजुकेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो ज़रा, रेसिस्टेंस एंड कल्चरल बैकलैश। The imposition of English education and neglect of indigenous languages sparked resistance and cultural backlash among Indian intellectuals. अब देखो, imposition क्या कर रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, नेग्लेक्ट किसको कर रहे हैं, हमारी जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस है उनको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जनरल सी बात है ना, गुस्सा तो आएगा, लोग उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो वही है, स्पार्क्ड रेसिस्टेंस एंड कल्चरल बैकलैश among Indian intellectuals, educators and nationalist leaders. Critics argued for the preservation of Indian languages. जो critics थे, जिनका कहना था कि वो उसके अगेंस्ट खड़े हैं कि नहीं, सिर्फ मॉडर्न को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू कर रहे थे कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, एंड कल्चरल ऑटोनॉमी विद इन एजुकेशन सिस्टम। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए कि हम अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करके रखें और कल्चरल की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स दैट वुड रिफ्लेक्ट इंडियाज रिच हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। तो अल्टीमेटली क्या हम बात करें कि हमें अपनी जो कल्चर है, हमारा जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसे मेंटेन और प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट है हमारे, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। देयर वर 7 पॉइंट्स इन टोटल जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, 6 हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, 7 हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे। अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। द मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी हैड अ डुअल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल इंडिया। कौन सा इम्पैक्ट, डुअल,
डुअल मतलब पॉजिटिव भी इम्पैक्ट था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखा। लिविंग अ कॉम्प्लेक्स लेगेसी दैट कंटिन्यूज टू शेप द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। तो एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ कर गया है जो आज भी एजुकेशन सिस्टम को क्या कर रही है, शेप कर रही है। लैंग्वेज पॉलिसीज, सोशल डायनामिक्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। वाइल इट प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन, क्या प्रमोट किया, मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल नॉलेज। तो एक साइड तो ये तीन चीज़ें प्रमोट कर रही है ना, क्या क्या, मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और ग्लोबल नॉलेज। एट द सेम टाइम उसने क्या किया, मार्जिनलाइज्ड व्हाट, इंडियन लैंग्वेजेस को एकदम ख़त्म करना, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम एंड परपेचुअल सोशल इनइक्वालिटीज़। तो हमने क्या देखा बच्चों, एक साइड हमने पॉजिटिव देखा और एक साइड हम नेगेटिव देख रहे हैं। नेगेटिव में हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेजेस को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं और फाइनली वो क्या कर रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक सेक्शन को एजुकेशन ज़्यादा अच्छी मिल रही है, दूसरी सेक्शन को मिल नहीं रही है, अपॉर्चुनिटीज़ में भी फ़र्क पड़ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट MEP। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट MEP पॉलिसी इन डिटेल। आपको मैंने एक शॉर्ट नोट भी बढ़ाए हैं उसमें, आई थिंक आपको वो चीज़ें सारी समझ में आई होगी। उसके बाद बच्चों इस क्लास में हमने इम्पैक्ट्स भी देख लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, विद द कंक्लूजन वी आर फिनिश्ड। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आप लिंक कर पा रहे होंगे चीज़ों को। अगर आपको क्वेश्चन आता है बच्चों की राइट डाउन ऑन इम्पैक्ट ऑफ दिस MEP, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों लिखोगे। आप पहले छोटा एक इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद सारे पॉइंट्स लिखोगे एंड उसके बाद जैसे एक्सप्लेनेशन है आप अपनी लैंग्वेज में उसको दे सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।